7 दिसंबर सन 1972 वो तारीख जब आखिरी बार किसी इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखा था। ये नासा का आखिरी क्रूड मिशन अपोलो 17 था, जिसके बाद से आज यानी कि 2023 आ चुका है। इस बात को बीते करीब 50 साल हो चुके हैं और इन 50 सालों में चांद की जमीन पर किसी शख्स ने जाना तो छोड़िए, जाने का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाया। मगर आया साल 2020, हालात बदले और सोच भी। जिन अपोलो मिशंस को अमेरिकी सरकार ने पैसे की बर्बादी समझकर बंद कर दिया था, आज अमेरिका की वही सरकार इस मिशन को एक पायनियर बताकर फिर शुरू करने जा रही है। नासा ने प्लान किया है साल 2025 तक वो वापस इंसानों को चांद की सतह पर लैंड करवा देंगे। ऐसे में इस बेहद बड़े और चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम देना बेहद ज्यादा मुश्किल है। हाल ही में लॉन्च हुआ भारत का चंद्रयान 3 मून मिशन नासा के अपकमिंग मून मिशन के लिए कारगर दांव साबित हो सकता है। भला भारत का ये मिशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा के मून लैंडिंग मिशन को सक्सेसफुल बनाने में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? इन सीक्रेट्स और पॉसिबिलिटीज को बारीकी से समझने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई की दोपहर को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 फिलहाल चांद के अपने एक लंबे महीने और तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर लंबे मिशन पर आगे बढ़ रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट फिलहाल अपनी कॉम्पोजिट फॉर्म में है, जिसके अंतर्गत टॉप पर इसका propulsion मॉड्यूल है, जो कि दूसरी ओर से इसके लैंडर मॉड्यूल से डॉक्ड है। साथ ही ये लैंडर अपने भीतर रोवर को भी संभाले हुए है। इस कड़ी में अगले 30 दिनों तक ये एक स्पेशल मैन्युवर अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसके अनुसार ये लगातार पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा। ये एक असेंडिंग ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जिसके चलते हर ऑर्बिट के साथ ये पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और चांद के करीब जाता जाएगा। इस लंबे चौड़े और खासे वक्त की खपत करने वाले इस रास्ते को चुनने के पीछे की वजह इस मिशन को कम से कम खर्चे में अंजाम देना था। अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट को सीधे चांद पर पहुंचाना चाहें, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे अपोलो मिशंस के दौरान किया गया था, तो हमें कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसे अटेन करने के लिए काफी ज्यादा फ्यूल और हाई पावर इंजन्स की जरूरत है। इस तरह के डिजाइन और असेंबल को अरेंज करने के लिए इसरो के पास पर्याप्त रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। इस मिशन को एक लिमिटेड बजट में अंजाम देने के लिए इस लंबे चौड़े रास्ते का चुनाव एकमात्र विकल्प है। खैर, फिर भी असल समस्या इसका बहुत ज्यादा वक्त लेकर चांद तक पहुंचना नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम तो अभी आने वाली है। चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के करीब 20 दिनों बाद ये स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी रीच कर जाएगा। इस कड़ी में ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से काफी हद तक मुक्त हो चुका होगा और अब इसकी गति भी पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। ऐसे में अब बारी है ल्यूनर ऑर्बिट में इंजेक्शन परफॉर्म करने की, जिसके अंतर्गत स्पेसक्राफ्ट मून के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में एंटर करेगा और इसके इर्द गिर्द परिक्रमा करना शुरू कर देगा और लगातार मून को ऑर्बिट करते हुए सतह से अपनी दूरियां घटाता जाएगा। जब यही दूरियां कम होते होते 100 किलोमीटर के मार्क तक पहुंच जाएंगी, तो लैंडर यूनिट का propulsion मॉड्यूल से डिटैचमेंट होगा। चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ये लैंडर अपने भीतर लगे थ्रस्टर से बैक वे मोशन करते हुए पीछे की ओर बढ़ेगा। ऐसे में इन दोनों यूनिट्स के बीच एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद लैंडर का डिसेंट होना शुरू होता है। इस कड़ी में चंद्रयान 3 की लैंडर यूनिट लगातार अपने ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को फायर करके मैन्युवर परफॉर्म करती रहेगी और इस सब के दौरान सबसे जरूरी ये है कि लैंडर एक स्मूथ और सेफ लैंडिंग के लिए अपनी लेग्स की अलाइनमेंट प्रॉपर और प्रिसाइज रखे, क्योंकि अगर यहाँ पर जरा सी भी गलती हुई तो ये अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हो सकता है और ऐसे में इसके हार्डवेयर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इस बार इसरो ने विशेष तौर पर इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन पर काम किया है। लैंडिंग के दौरान कोई भी इश्यू होने पर भी ये लैंडर टूट फूट से बचे रहने और सेफ एंड साउंड लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसमें 2 बड़े मेजर्स लिए गए हैं। इसके तहत लैंडर की मजबूती यानी कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इस लैंडर में किसी भी तरह के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर होने से रोकने के लिए लॉन्च से पहले दर्जनों बार इसका टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ऐसे में इसके फेल होने की संभावना काफी कम हो जाती है। खैर, चांद के विरल वायुमंडल में लैंडर के propulsion मॉड्यूल के साथ अनडॉक होने के बाद अब बारी आती है इसके सेफली डिसेंड कर
एक स्मूथ लैंडिंग परफॉर्म करने की। इस कड़ी में ये लैंडर करीब 10 मीटर पर सेकंड की डिसेंट स्पीड के साथ चांद की सतह का रुख करेगा। इस दौरान इस लैंडर को लैंडिंग साइट से अलाइन रखने के लिए इसके मैनवर इंजन्स और मेन इंजन्स को रेगुलरली फायर किया जाएगा, जिसके चलते ये एक कंट्रोल्ड मैनर में लैंड कर सके और अपने आगे के मिशंस के लिए तैयार हो जाए। अंदाजा है कि करीब 23 अगस्त की दरमियानी रात को ये लैंडिंग अंजाम दी जाएगी। फर्ज कीजिए इस मिशन ने कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड कर लिया और इसके बाद असली एक्शन की शुरुआत होगी। इस कड़ी में ये लैंडर चांद के उस हिस्से का एक्सप्लोरेशन शुरू करेगा जो अब तक हमारी निगाहों से छिपा हुआ था। विशेष तौर पर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद क्रेटर्स के करीब लैंड करके उनमें मौजूद पानी और खनिजों का अध्ययन करेगा। आगे जब नासा का आर्टेमिस मिशन चांद पर उतरेगा तो उसे अपनी खोज के लिए तमाम सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी और इसी मामले में चंद्रयान 3 का ये लैंडर और रोवर वो तमाम जरूरी जानकारियां पहले ही जुटा सकते हैं जिनकी मदद से आगे चलकर आर्टेमिस मिशन के बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। चंद्रयान 3 लैंडर चेस्टी यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से लैस होगा। ये एक ऐसा खास डिवाइस है जो कि चांद के थर्मोडायनेमिक्स पर बारीकी से अध्ययन करेगा। ऐसे में यहाँ डेड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से लिंक करके इसके इनर हीट डायनेमिक्स और सूरज से आ रहे रेडिएशन की भी स्टडी की जा सकेगी। इस स्टडी से मिलने वाले परिणामों के आधार पर हम चांद पर मनुष्यों को भेजने से पहले वहाँ के हीट सिग्नेचर्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे में ये 2 तरीकों से आर्टेमिस मिशन की हेल्प करेगा। पहला, आर्टेमिस को एक बेहतर और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज से भरी लैंडिंग साइट सजेस्ट करके, और दूसरा, मून पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को सन के घातक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की लैंडर यूनिट में इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी भी मौजूद है, जो वास्तव में उन पहले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जो चांद पर सिस्मिक एक्टिविटी की स्टडी करेगा। ये चांद के जियोलॉजिकल सक्रियता को उजागर करने की ओर एक बड़ा कदम होगा। अगर इस मिशन में वहां जमीन के कांपने जैसे कोई संकेत मिलते हैं तो ऐसे में उस पर्टिकुलर एरिया को डिमार्केट करके फर्दर लैंडिंग के बाद उस पर और ज्यादा गहराई से एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सकते हैं। ये नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए एक नई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को लेकर सामने आएगा। इस सिलसिले में चांद की सतह पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट्स को सन के घातक रेडिएशन और प्लाज्मा पार्टिकल्स के इम्पैक्ट से बचाए रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में चंद्रयान 3 पर लगा लैंगमीर प्रोब रीडिंग्स लेगा और मून पर प्लाज्मा पार्टिकल्स के फ्लो और उसकी डेंसिटी का अध्ययन करेगा। ये खोज वाकई इंतहाई जरूरी और आगामी आर्टेमिस मिशन के लिए एक लाइफ सेवर साबित होगी, और वो इसलिए क्योंकि आज करीब 50 साल बाद हम फिर चांद पर इंसानों को भेजने जा रहे हैं। ऐसे में जब कभी हार्ड मास का बना कोई इंसान धरती की सतह छोड़कर अंतरिक्ष के घने और काले अंधेरे या फिर फॉरेन बॉडी पर लैंड करता है तो उस पर रेडिएशन के इम्पैक्ट को कम रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, जब हम चंद्रयान की मदद से चांद के साउथ पोल, जहां की आगे चलकर नासा का आर्टेमिस मिशन लैंड होगा, वहां के प्लाज्मा सिग्नेचर्स को कैप्चर कर लेंगे और साथ ही वहां रेडिएशन के ट्रेंड्स को भी समझ लेंगे, तो ये मिशन कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली इसरो इन सभी खोजों के बाद इससे निकलने वाले परिणामों को पब्लिकली अवेलेबल कर देगी। ऐसे में नासा भी इससे हासिल हुई रीडिंग्स और डेटा को ऑब्जर्व करके अपने मिशन आर्टेमिस को एक सेफ और सक्सेसफुल वॉयज बनाने के लिए निर्णय ले सकेगा।